एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा दीक्षा। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। मेरी जो आज की वीडियो होगी उसमें मैं आपको भूमि पैमाइश के आगे के जो चैप्टर्स हैं लाइक एग्रीकल्चर, तो आज का हमारा चैप्टर है एग्रीकल्चर, उसी को हम लोग अच्छे से देखेंगे। ऐसे एक दो पार्ट और आएंगे जिसमें आपका एग्रीकल्चर पूरी तरीके से जो है हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, जो भी आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं एग्रीकल्चर बेस्ड, क्रॉप्स बेस्ड या फिर और भी कुछ चीज़ें हैं या यूपी में एग्रीकल्चर से बेस्ड जो भी चीज़ें होंगी उन सबको हम लोग अच्छे से देखेंगे अपने आगे आने वाली वीडियोस में भी और आज की वीडियो में भी। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इसके साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो जो कि है कृषि यानी कि एग्रीकल्चर। तो चलिए कुछ फैक्ट्स देखते हैं। क्या फैक्ट्स है देखिए, लिखा हुआ है भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय जो है वो कब खोला गया था? नवंबर 1960 में भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय खोला गया था। ठीक है, कहाँ पे खोला गया था? पंतनगर में खोला गया था। कहाँ पे खोला गया था? पंतनगर में खोला गया था, जो कि वर्तमान में क्या है? उत्तराखंड है। ठीक है, जो कि वर्तमान का उत्तराखंड है, उस जगह वहीं पे मतलब पंतनगर नाम की जगह पे एक कॉलेज खोला गया था नवंबर 1960 में, जो कि माना जाता है कि भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय है। ठीक, वर्तमान में कितने कृषि विश्वविद्यालय हो गए? वर्तमान में बोलते हैं 71 एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज़ हैं इंडिया में, 71 कृषि विश्वविद्यालय हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए लिखा हुआ है कि भारत की लगभग 54.6% आबादी जो है वो कृषि पर निर्भर है। लगभग आप बोल सकते हो 50 से ज़्यादा, मतलब आधी से ज़्यादा आबादी जो है वो कृषि पर निर्भर है। कहीं कहीं ये डेटा लोग 60% दे देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। लगभग एवरेज आता है आपका 55% तक ही जो है लोग अभी कृषि इस टाइम कर रहे हैं। ठीक है, और हर स्टेट का अपना अलग डेटा भी होता है इसमें। तो यूपी के लिए मैं आपको अलग से बताऊंगी कि कितने % लोग जो हैं यूपी में कृषि पर निर्भर हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए लिखा हुआ है कि 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, जो 10वीं पंचवर्षीय योजना आपकी आई थी जो कि चली है 2002 से लेकर के 2007 तक। ठीक है, तो उस 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राष्ट्रीय कृषक आयोग की स्थापना की गई थी। किसकी स्थापना की गई थी? राष्ट्रीय कृषक आयोग की स्थापना की गई थी। तथा कह रहे कि राष्ट्रीय कृषक नीति जो बनी है वो कब बनी है? 2007 में बनी है। राष्ट्रीय कृषक नीति कब बनी है? 2007 में बनी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR। ठीक है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद जो है इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च, ठीक है, इस तरीके से आपको बन जाएगा। परिषद को आप जानते हैं क्या बोलते हैं? तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से जो ICAR बना है उसी के लिए कह रहे हैं कि ये कब आपका बना था? 1929 में। ठीक है, कब बना था ये? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद जो है आपका 1929 में बना था। और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है? इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? दिल्ली में है। कहाँ पर है? दिल्ली पर है, दिल्ली में है। उसके बाद देखिए लिखा हुआ है इसका मुख्य कार्य क्या, किस कार्य के लिए बनाया गया था भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद? तो इसका मेन कार्य ये था कि उन्नत कृषि और पशुपालन प्रबंधन, जो मोस्टली जितने भी किसान हैं उनके पास जो उनकी कृषि हो वो एक उन्नत लेवल की हो, उनको बीज ऐसे मिले जो कि उन्नत बीज कैसे होते हैं? जैसे कि आपके कुछ हाइब्रिड बीज हो गए या फिर और भी टाइप के बीज होते हैं जिनमें क्या होती है? पैदावार उनकी अच्छी होती है। ठीक है, उन बीजों की पैदावार अच्छी होती है। कई बीज ऐसे होते हैं जो अपने आप में क्या होते हैं? कीटाणुनाशक होते हैं। उनको अगर आप लगाओगे, अगर उनकी खेती करेंगे तो उसमें ऐसे बीजों में से जो पेड़ निकलते हैं, जो पौधे निकलते हैं, उसमें ज़्यादा कीटाणु या फिर कोई भी बैक्टीरिया, जीवाणु ये सारे नहीं पनपते। तो कई तरह की चीज़ें होती हैं। तो उन्नत बीजों का प्रयोग करा, यही जो है आगे के आधुनिक किसानों के लिए क्या कहा जाता है कि किसान ज़्यादा से ज़्यादा उन्नत बीजों का प्रयोग करें। तो उससे क्या होता है? पैदावार भी काफ़ी अच्छी मिलती है और जो है फसलें सड़ती भी कम है और जैसे कीटों वगैरह का भी प्रकोप कम होता है। ठीक है, तो इसका मुख्य कार्य उन्नत कृषि, और उन्नत कृषि में सब चीज़ें आ जाती हैं, आपका फर्टिलाइज़र भी आ जाता है, हर एक चीज़ आ जाती है। ठीक है, वह पशुपालन प्रबंधन है। पशुपालन प्रबंधन जो है वो भी आपका किससे रिलेटेड है? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से ही रिलेटेड है। क्योंकि आपको पता है मोस्टली जितने भी किसान हैं, जितने भी गाँव के लोग हैं, ठीक है,
उसमें लोग कृषि भी करते हैं और साथ में पशु भी पालते हैं, यानी कि कोई जैसे गाय या भैंस इस तरीके के भी पाले जाते हैं। तो लोग मोस्टली या तो दोनों करते हैं या कोई सिर्फ एक, मान लीजिए भैंस है किसी के पास, ज़मीन नहीं है, या फिर दोनों ही चीज़ें। तो ये दोनों ही कार्य जो है मोस्टली किसान सारे ही करते हैं। गांव में तो आपने सभी के पास ये सारी चीज़ें जो है देखी होंगी। उसके बाद देखिए लिखा हुआ है कि भारत की जीडीपी में कृषि का हिस्सा मात्र 17.4% है। तो ये जो है आपका कि कृषि का हिस्सा जो है मात्र कितना है, 17.4% हिस्सा है जो कि कृषि का योगदान है भारत की जीडीपी में। वो क्यों है? वो इसलिए भी है क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं अब या तो अपने खेत बेच रहे हैं या फिर खेत उनके ऐसे पड़े भी रहते हैं, लोग खेती भी नहीं करते हैं। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं कि लोग है क्या कि इस टाइम क्रॉप्स में कभी बारिश बहुत ज़्यादा हो गई, कभी बिल्कुल नहीं हुई, तो इससे फसलों को भी नुकसान हो जाता है। तो उसके जो फसल के रेट हैं वो रेट उतने भी नहीं निकल पाते जितना कि किसान ने लगाया होता है। तो होता क्या है कि लोग मोस्टली किसानी से थोड़ा उनका मन जो है हट जाता है। वो लोग क्या करते हैं, कहीं शहरों की तरफ पलायन करते हैं या कोई काम करने लगते हैं और उनकी ज़मीनें जो हैं वो इसी तरीके रह जाती हैं। तो ऐसे लोग भी जो हैं, इनकी वजह से भी जीडीपी में इतना ज़्यादा कृषि का हिस्सा नहीं है भारत में। ठीक है, चलिए, तो भारत की जीडीपी में कृषि का हिस्सा मात्र 17.4% है। कृषि जो है वो आपकी राज्य सूची का विषय है। ये आपकी एक नोटेबल पॉइंट है कि कृषि राज्य सूची का, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि सूचियाँ जैसे कैसे होती है, 3 टाइप की, राज्य सूची, समवर्ती सूची, इस तरीके आपकी 3 सूचियाँ होती हैं। तो ये राज्य सूची का विषय है। समवर्ती सूची का जैसे हम लोग बात करते हैं शिक्षा किस सूची का विषय है, तो कहते हैं शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। समवर्ती सूची का विषय मतलब जिसमें कि केंद्र और राज्य दोनों को ही नियम बनाने के अधिकार होते हैं, वो आपकी समवर्ती सूची होती है। अब जैसे राज्य सूची है तो इसमें सिर्फ राज्य ही जो है अपने नियम बनाएगा। ठीक है, राज्य के नियम ही फॉलो होते हैं, बाकी केंद्र से जो भी अनुदान राशि है जो कुछ है वो बात अलग है, लेकिन अगर कोई नियम आएगा तो वो पर्टिकुलर उस स्टेट का फॉलो होगा। ठीक है, चलिए, उसके बाद देखिए लिखा हुआ है किसान क्रेडिट कार्ड, केसीसी, जो किसान क्रेडिट कार्ड है उसकी शुरुआत 1998 से 1999 में हुई थी, जिसकी वैधता कितनी है, 5 वर्ष है। 1998 से 1999 में इसकी शुरुआत हुई थी किसान क्रेडिट कार्ड की। अच्छा, इससे होता क्या है, इस किसान क्रेडिट कार्ड से किसानों को लोन भी मिल जाता है अपनी खेती पर, काफ़ी जो है खेती वगैरह करने के लिए या और भी चीज़ों के लिए उनको अपनी खेती पर लोन मिल जाता है किसान क्रेडिट कार्ड से, और उसमें जो है इंटरेस्ट रेट कम रहता है बाकी के लोन्स की अपेक्षा। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अभी जो है और भी घटाया गया था कुछ। तो किसान क्रेडिट कार्ड यानी कि केसीसी की शुरुआत जो है वो 1998 से 1999 में हुई, जिसकी वैधता कितनी है, 5 वर्ष है, यानी कि 5 वर्ष तक वैलिड रहता है। फिर आपको क्या कराना होता है, रिन्यू कराना होता है या फिर नया बनवाना होता है। चलिए, उसके बाद हम लोग देख लेते हैं फसल यानी कि क्रॉप्स। अभी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैंने नहीं बताई हैं, वो मैं आपको इनके आगे की वीडियोस में बताऊंगी। जैसे कि हरित क्रांति के जनक कौन है, दुग्ध क्रांति के जनक कौन है, जैसे वर्गीज कुरियन को दुग्ध क्रांति का जनक माना जाता है, MS स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। इस तरह की चीज़ें जो है वो भी आपकी इससे ही रिलेटेड है, लेकिन वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, चलिए, तो अब हम लोग देख लेते हैं फसल, और फिर हम लोग अपना यूपी का डेटा भी देख लेंगे कि यूपी का पर्टिकुलर कृषि का डेटा जो है वो क्या है, कौन सी क्रॉप है जो कि यूपी में सबसे ज़्यादा हो रही है। तो ये सारी चीज़ें आपकी 1 से 2 क्लासेस में कवर हो जाएंगी। चलिए, देखिए लिखा हुआ है कि एक विशेष क्षेत्र में फसल क्या होती है, क्रॉप क्या होती है। एक विशेष क्षेत्र में एक निश्चित अवधि के लिए एक ही तरह के पौधे को फसल कहते हैं, यानी कि आपने किसी पर्टिकुलर एरिया में एक पर्टिकुलर टाइम के लिए एक जो है कोई पौधा लगाया तो वो आपका क्या कहा जाएगा, फसल कहलाएगा। ठीक है, जैसे कोई भी फसल हो गई आपकी, गेहूं हो गई, धान हो गई, धान यानी कि जो चावल की फसल होती है उसको धान बोलते हैं। तो इस तरह की जो भी फसलें हैं, ठीक है, उनको मतलब इस तरह के जो भी पौधे होंगे जिनको एक विशेष क्षेत्र में एक निश्चित अवधि के लिए रखा जाता है उनको क्या बोलते हैं, फसल बोलते हैं। सभी लोग जानते हैं फसल क्या होता है, लेकिन ये आपकी फसल की एक डेफिनेशन है। डेफिनेशन के बेसिस पे भी आपसे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, चलिए, उसके बाद देखिए लिखा हुआ है कि भारत में फसल वर्ष जो है, फसल वर्ष भारत का कब से कब तक होता है, 1 जुलाई से लेकर 30 जून तक जो है वो भारत का फसल वर्ष होता है। ठीक है, 1 जुलाई टू 30 जून जो है वो आपका क्या है, भारत का फसल वर्ष।
उसके बाद देखिए भारत की सबसे बड़ी खाद्यान्न फसल जो है, कि भारत में जो सबसे बड़ी खाद्यान्न, जो सबसे ज़्यादा एरिया में अगर कोई खाद्यान्न फसल जो है आपकी उगाई जाती है, जिसको हम बोलते हैं फूड क्रॉप, ठीक है, तो वो आपकी क्या है, पैडी या फिर धान। धान या फिर आप चावल भी बोल सकते हो, इसी से चावल जो है वो निकलता है धान से, और फसल का नाम तो धान होता है, बाकी आप इसको इंग्लिश में पैडी भी बोल सकते हैं। तो ये भारत की सबसे बड़ी खाद्य फसल है, ठीक है। इवन भारत की ही नहीं, विदेशों में भी सबसे ज़्यादा जो है उगाया जाने वाली फसल अगर बात करी जाए तो क्या है, धान है, ठीक है। जैसे आपका चाइना है चावल के मामले में बहुत आगे रहता है, और भारत भी चावल के मामले में, चावल के उत्पादन में बहुत आगे रहता है। मोस्टली सभी देशों में जो है सबसे ज़्यादा जो है चावल ही उगाया जाता है। भारत में फसल बीमा की शुरुआत कब हुई थी, तो ये भी आपका एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि फसल बीमा की शुरुआत कब हुई थी। फसल बीमा की शुरुआत हुई थी 1972 में, ठीक है। उसके बाद आपका जो फसल बीमा है ये कई टाइम, अभी लगभग 13 जनवरी 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक स्कीम आपकी लॉन्च की थी, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ठीक है। वो भी आप समझ सकते हो इसी का ही क्या है, हिस्सा है, या इसी से रिलेटेड आप समझ सकते हो। उसमें भी क्या है, यही फसल का बीमा वगैरह वाली बात जो है कही गई है। तो वो उन्होंने कब लॉन्च किया था, 13 जनवरी 2016 को। और अगर बात की जाए सबसे पहले जो फसल बीमा की शुरुआती हुई थी वो हुई थी वर्ष 1972 में। इसके बाद फिर राजीव गांधी के कार्यकाल में भी फसल बीमा की जो है फसल बीमा कराया जाने लगा। तो फिर ये आपका लगभग लगातार चलता रहा है, ठीक है। तो ये था हमारा कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स। ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनाएंगे, और क्योंकि अभी आपका 1-2 जो है और भी वीडियोस आएंगे, उसमें आपका सब कुछ कवर हो जाएगा, और जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो ही आपको बताई जाएंगी, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिहाज से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो प्लीज़ जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो कैसी लगी है आपको आज की ये वीडियो, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और सभी लोगों के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, पढ़ते रहिए शिक्षा दीक्षा के साथ।